नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th सोशल साइंस ये हिस्ट्री है, इतिहास है, चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो कैसे हुआ? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके पूरे डिटेल्स को पढ़ने वाले हैं। तो आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का वो बहुत सारा लड़ाई है, स्ट्राइक है, झंडा है, तिरंगा है, लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई थी। इसमें शुरुआत से देखते हैं कि अभी हमें पढ़ना क्या-क्या है। हमें इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है उसमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अलावा राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, निरंकुशवाद क्या है, जनमत संग्रह क्या होता है, यूटोपिया क्या था, रूमानीवाद क्या था, जुंकर्स क्या होते हैं, राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था। जैसा कि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो किन कारणों से ये राष्ट्रवाद वहां पे उदय हुआ, मतलब उदय मतलब शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ। इसके अलावा यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, यूरोपीय समाज की संरचना कैसी थी, उदारवादी राष्ट्रवाद, जॉल वेराइन, 1789 का फ्रांसीसी क्रांति याद होगा, क्लास 9th में आपने अभी जस्ट एक साल पहले ही पढ़ा है। तो अगर आपने पहले की चीजों को अपने दिमाग से निकाल दिया है तो शायद थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है, रूस की क्रांति याद रखना है, फ्रांस की क्रांति याद रखना है, हिटलर का उदय याद रखना है, क्योंकि वो सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं क्रमबद्ध आपको आगे की क्लास में पढ़ना होगा। इसके अलावा नेपोलियन कौन था, याद होगा फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था। जागीरदारी क्या था, यूरोप में क्रांतिकारी नारीवाद अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, इन सभी टॉपिक्स को ही हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। बुक के हिसाब से देखें तो आपको बुक बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो आपको काफी फोकसेबल पॉइंट ही पढ़ना है। तो उन सभी फोकस वाले पॉइंटों को मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये नाम लिखा हुआ है अर्नेस्ट व्रेनन, ये एक व्यक्ति का नाम है। इन्होंने राष्ट्र की परिभाषा दी थी, इन्होंने राष्ट्र के बारे में बताया। इनके अनुसार समान भाषा मतलब एक समान बोले जाने वाली लैंग्वेज, नस्ल मतलब एक ही जाति के लोग, धर्म से बने क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। अगर एक ही तरह का भाषा बोलने वाला एक जगह पे रहता है, एक ही जाति का लोग रहता है, एक ही धर्म के लोग रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं, नेशन कहते हैं। ये किसने कहा? ये कहा अर्नेस्ट रेनन ने कहा। अपने अनुसार उन्होंने राष्ट्र को परिभाषित किया। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। बहुत मेहनत करके तब जाके एक राष्ट्र का निर्माण होता है, एक राष्ट्र को स्थापित किया जाता है। तो ये राष्ट्र के बारे में था। अब हम राष्ट्र से जुड़े राष्ट्रवाद के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं? अपने देश के प्रति लगाव एवं समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश से हमारा लगाव है, हम भारत देश के लिए जान दे सकते हैं, हम अपने भारत देश के आन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं। यही जो फीलिंग है, यही जो भावना है, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद ही तो है जो किसी भी देश के सभी नागरिकों को परंपरा, भाषा, जातीयता, संस्कृति की विभिन्नताओं के बावजूद उन्हें एक सूत्र में बांध के रखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारत की ही बात कर ले तो भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अलग अलग जाति धर्म के लोग तो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन सबकी भावना किसमें है कि यह देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है, और यही जो हमारे होने का जो भावना है यही राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का चैप्टर का नाम ही था, तो यहीं से हम बात कर लेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 का कारनामा आप सभी को याद होगा, 1789 जो फ्रांस की क्रांति थी, यहीं से शुरू हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रवाद की क्रांति अगर कहीं हुई थी तो वो हुआ था फ्रांस में, और फ्रांस के बाद ये धीरे धीरे
पूरे यूरोप में फैल गया, क्योंकि यूरोप एक देश नहीं है, यूरोप एक महादेश है, कंटिनेंट है। जैसे एशिया महादेश है और एशिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, ऐसे ही यूरोप भी एक महादेश है और इसके अंदर कई सारे देश हैं। और एक देश के अंदर जब ये राष्ट्रवाद की भावना जगी, वो देश का नाम था फ्रांस और समय था 1789। इसके बाद पूरे यूरोप में इस बात की होड़ लग गई, क्योंकि फ्रांस के बाद रूस में भी तो हुआ था, रूस में भी तो क्रांति हुई थी, रूस में भी तो लोगों ने कहा कि हम लोकतंत्र शासन करेंगे, जनता के द्वारा शासन होगा। तो यही क्रांति जो है वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद के रूप में बदल गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है उदारवाद क्या है। उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। यह एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पे आधारित होता है। लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद क्या है, इसको समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदारवाद, उदारवाद जो शब्द है इसका मतलब ही होता है आजादी, स्वतंत्रता। यह एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है, राजनीति के हिसाब से व्यक्ति को मिला हुआ स्वतंत्रता उदारवाद कहलाता है। जो स्वतंत्रता शासन की सहमति, अब शासन की सहमति का क्या मतलब है, आजादी तो है लेकिन कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से। ये नहीं कि आजादी कर दिए तो तुम जाके किसी का खून कर दो, किसी का जाके मर्डर कर दो, किसी को छत से धकेल दो, किसी को गाली दे दो, इस बात की आजादी नहीं है। कानून ने जितने चीजों की सहमति प्रदान किया है उतनी ही आजादी आपको है, और ये समानता पर आधारित है। भारत देश के सभी नागरिक भारत देश में समान है, चाहे वो पैसा वाला हो या गरीब हो, कोई बड़ी जाति का हो, छोटी जाति का हो, दलित हो, ये कोई मतलब नहीं होता इसका, ये सभी भारत के कानून के हिसाब से समान होते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है निरंकुशवाद क्या है। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, एक ऐसी सरकार, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, ऐसे ही एक ऐसी सरकार, चाहे वो किसी भी देश का हो, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के अलावा भी बहुत सारे देश हैं, वो उस देश की बात कर रहे हैं जिस देश में ऐसी शासन व्यवस्था होती है। एक ऐसी सरकार या फिर एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, किसी प्रकार का कोई लगाम ही नहीं है, जो मन है वो करेगा। जैसे राजतंत्र, राजा बोला ओए उसको उठा के ले आ, फांसी पे चढ़ा दे, फांसी पे चढ़ा दिया, उसको जेल में डाल दे, जेल में डाल दिया। अभी ऐसा तो नहीं है, हमारे भारत में ऐसा होता है क्या? कोई अब नरेंद्र मोदी कहेंगे कि ओए जा उठा ले वो टीचर को, लास्ट डाउट वाले को उठा के मुझे कोई जेल में डाल देगा? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे ऊपर पहले बताओ कि हमने किया क्या है। हम आम नागरिक हैं इसका क्या मतलब, और वो प्रधानमंत्री हैं इसका क्या मतलब? कोई ऐसे किसी को थोड़ी ना उठा लेगा। तो ये हमारे यहाँ निरंकुशवाद को दर्शाता है कि जिसपे कोई अंकुश नहीं हो, बिल्कुल आजाद हो, डिक्टेटरशिप चलाता हो, जो उसका मन है वही करेगा, जो उसका मन है उसको उठा लेगा, जिसको मन है जेल में डाल देगा, जिसको मन है फांसी पे चढ़ा देगा, जिसपे कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है, उसी को हम बेलगाम या निरंकुशवाद कहते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट है जनमत संग्रह। जनमत, जनता का मत, जनता का वोट, इसी को हम जनमत कहते हैं। अब देखिए, एक प्रत्यक्ष मतदान, मतदान तो समझते होगे ना, वोट देने का तरीका, जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह का मतलब होता है एक जगह पर रहने वाले जितने भी नागरिक होते हैं उन नागरिकों से पूछा जाता है कि क्या ये चीज आपको पसंद है, क्या यह नेता आपको पसंद है, क्या यह किताब आपको पसंद है, क्या यह पुस्तक आपको पसंद है, क्या यह स्कूल आपको पसंद है। अगर जनता ने कहा हाँ तो ठीक है, जनता ने कहा ना तो उसे नापसंद कर दिया जाएगा। तो जनता के मत का संग्रह मतलब आम लोगों के राय को जानना कि क्या वो इस चीज से सहमति देते हैं या असहमति देते हैं, इसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। अगला पॉइंट है यूटोपिया, जिसे हम कल्पना दर्श कहते हैं। पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था 10th के बोर्ड में, सॉरी पिछली बार क्या, आप इसी बार कह सकते हो, पूछा गया है यूटोपिया, कल्पना दर्श। एक ऐसा समाज का कल्पना, मतलब हम बैठे बैठे एक ऐसे समाज के बारे में सोच लिए जो इतना आदर्श है, जो इतना अच्छा है, जो इतना मतलब बढ़िया है कि उसका साकार होना असंभव हो जाता है। मतलब अगर हम अभी तुम लोगों से बोल दे भाई कल होके मेरे ही चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, उसके बाद तुम लोग को हम 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे, अब तुम लोग के मन में क्या चल रहा है? बस फेंको भैया फेंको, हम लपेट रहे हैं, यही चल रहा होगा ना।
कभी हो सकता है 5 बिलियन सब्सक्राइबर। तो हम ऐसे चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो कल्पना में ही ठीक है, पूरा नहीं हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कल्पना दर्श कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम यूटोपिया कहते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना कर लेते हैं, एक ऐसे जगह, ऐसे लोगों की कल्पना कर लेते हैं जिसमें हम सोचने लगते हैं, अरे यार वहां पे सारे आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, सब आईएएस आईपीएस वाला गांव होगा। उस जगह पे यार नदी होगी, झरने होंगे, पहाड़ होंगे, ठंडे ठंडे हवा बह रही होगी, जल परी होगी, परियां होंगी, और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आंख बंद करके ही अच्छा लग रहा है भाई, आंख खुलेगा तो फिर से वही हकीकत, यही गर्मी, यही पंखा, यही बेंच, यही टेबल, यही डेस्क रह जाता है। तो हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर लेते हैं जो पूरा ही नहीं होगा, उसे ही हम कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है रूमानीवाद क्या है? एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ये जो है अपनी संस्कृति के अनुसार एक अलग ही तरह के रेस में चल रहा था, जिसे हम रूमानीवाद कहते हैं। ये अपने संस्कृति के हिसाब से अपना एक आंदोलन करना चाहते थे, राष्ट्र के अंदर एक भावना को, फीलिंग को उजागर करना चाहते थे, जिसे हम रूमानीवाद कहते हैं। देखिए, परसा की एक सामाजिक श्रेणी जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, इन्हीं के अंदर ये सारी चीजें आती है। राष्ट्रवाद, बात इतने देर से राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का चल रहा है, फ्रांस में हुआ, यूरोप में भी आया, रूस में भी है। यूरोप का तो हम पढ़ ही रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो कारण क्या था? क्या ऐसी चीजें हो गई कि राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हो गया, फीलिंग ही बदल गया, भावनाएं बदल गई, लोगों का सोच बदल गया? क्या कारण थे? तो पहला कारण है निरंकुश शासन व्यवस्था। ऐसा राजा जिसपे कोई अंकुश ही नहीं हो, जो मन है वो कर रहा है, टैक्स लगा दे रहा है, जनता को 3 भागों में बांट दे रहा है, पादरी भी टैक्स आके वसूल रहा है, राजा भी वसूल रहा है, ये तीसरा वाला भीख मांग मांग के मर रहा है, भूखे मर रहा है। तो ये निरंकुश शासन, जिसको मन है जेल में डाल दो, जिसको मन है खून कर दो, गुलेटिन कर दो। ये कोई तरीका है भाई? निरंकुश शासन था। जनता सब कितना सहेगा भाई? आज हम तुमको पीटेंगे, कल पीटेंगे, परसों पीटेंगे, अब डेली डेली पीटेंगे, एक दिन तुम भी पीट दोगे हमको यार। तो यही है कि अगर हम डेली डेली तुम पर, मतलब बिना गलती के तुम्हारे ऊपर हम अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है ना। अंकुश लगाना जरूरी था। जो निरंकुश है, जिसपे कोई, मतलब जिसपे कोई बात सुनता ही नहीं, वो राजा अपने मन से सब चीज कर रहा है, अपने मन से जो मना है वो कर दिया। तो इसी कारण से वहां पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता। उदारवादी का मतलब मैंने क्या समझाया था कि स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए। इसी कारण से वहां के लोग भड़क उठे और राष्ट्रवाद का उदय वहां पे शुरू हो गया। तीसरा है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। सभी समान होंगे, सभी आजाद होंगे, हम सभी भाई भाई हैं, ऐसा फीलिंग जो है वहां पे इस तरह के राष्ट्रवाद के कारण का प्रमुख कारण माना जाता है। फ्रांस की क्रांति में भी आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति में भी यही नारा था ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। ये तीसरे पार्टी के जो लोग थे, जो तीसरे खेमे के लोग थे, ये यही तो मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? स्वतंत्रता चाहिए, बंधुता चाहिए, आजादी चाहिए। इसी कारण से तो वहां भी ये, मतलब कि क्रांति वगैरह हो गया था फ्रांस में। अगला पॉइंट है शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। जो लोग पढ़े लिखे थे वो तो सारे विचारों को समझ रहे थे, वो तो समझ रहे थे उनके ऊपर क्या क्या बीत रहा है, कैसे राजा निरंकुश शासन कर रहा है, अपने मनमानी चला रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। तो इनकी भी भूमिका वहां पे राष्ट्रवाद के उदय के कारण में महत्वपूर्ण माना जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास देख लेते हैं। पहला है फ्रांसीसी क्रांति। मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि सबसे पहली क्रांति फ्रांस की क्रांति थी, जिसके बाद सभी देशों में यह क्रांति फैली है। कब हुआ था? 1789, याद रखिएगा। नागरिक संहिता कौन लाया था? नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा। कब? 1804 में। आप लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, अभी बड़ा लंबा सफर है, बड़ी लंबी है तेरी डगरिया। तो डगरिया पे जरा डगराओ मत और सीधा सीधा चलो। तीसरा है वियना की संधि 1815, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदारवादियों की क्रांति कब हुई? 1848। ये जितने भी डेट हैं ये काफी महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति 1789, नागरिक संहिता लाया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कब लाया? 1804 में लाया। वियना की संधि कब हुई? 1815 में हुई। उदारवादियों की क्रांति कब हुई? 1848 में हुई। तो ये डेट्स जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रखिएगा। इटली का एकीकरण क्या हुआ? सबसे
सबसे पहले तो एकीकरण क्या होता है भाई? एकीकरण का मतलब होता है टूटे टूटे हुए पार्टों को जमा करना। इटली पहले टूट के बिखरा हुआ था, जर्मनी पहले टूट के बिखरा हुआ था, बर्लिन की दीवार आगे के क्लास में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। बर्लिन की दीवार अभी इतना टेंशन नहीं लेते हैं, बर्लिन की दीवार को बाद में देखेंगे। फिलहाल तो इटली के एकीकरण को देख लीजिए, ये 1859 मतलब 1859 से 1870 तक हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। VVI पॉइंट रहेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद, जिसे इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, कि एक लहर चली। लहर चली का मतलब क्या, हवा चलने लगा था? नहीं, लोगों का विचार चला। 10 लोग से 100 लोग हुए, 100 लोग से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़ हो गए। सब एक ही विचार में बोल रहे थे, राष्ट्रवाद चाहिए, आजादी चाहिए, निरंकुश शासन को खत्म करो। जिसने क्या किया, यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। लेकिन शुरुआत कहां से हुआ? शुरुआत तो फ्रांस से ही हुआ था। लुई 16वां से ही तो शुरुआत हुआ था। लुई 16वें के समय से ही तो लोगों ने अपना क्रांति वगैरह किया, राष्ट्रवाद का घोषणा किया। तो शुरुआत वहीं से हुआ। जर्मनी, इटली, रोमानिया, ये जितने भी नए देश थे, कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने, जिससे राष्ट्रीय पहचान समान थी। अब यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए था? लोगों को चाहिए था आजादी। अब वो आजादी की डिमांड कर रहे थे। उन्हें अब निरंकुश शासन नहीं चाहिए, अब उन्हें राजा से आजादी चाहिए। तो यहां से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। याद रखिएगा कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। बिल्कुल डेट ध्यान से याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महादेश में राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का एक लहर चल गया। लोगों के विचार बदलने लगे, भावनाएं बदलने लगी। अगला पॉइंट हमारा कहता है यूरोपीय समाज की संरचना। 19वीं शताब्दी से पहले यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। 19वीं शताब्दी से पहले जितना भी ये यूरोपियन समाज थे, यूरोप के अंदर जितने भी कंट्री थे, कंट्री के अंदर जितने भी लोग थे, वो दो भागों में बटे हुए थे। पहला था उच्च वर्ग, जिसे हम कुलीन कहते हैं। दूसरा है निम्न वर्ग, जिसे हम कृषक वर्ग कहते हैं। जो गरीब थे उनको नीचे और जो अमीर थे उनको ऊपर, दो भागों में इनको बांट के रखा था। तो उच्च वर्ग जो थे, जो कुलीन वर्ग थे, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनकी जनसंख्या कम थी, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं थी इनकी। इनके अंदर लोगों की संख्या कम थी। किसके अंदर? उच्च लोगों के अंदर, जो कुलीन वर्ग कहलाते थे। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, ये वर्चस्व में रहते थे, पैसे वाले थे ना, पैसा वाला था, जमींदार था। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों का मालिक, बहुत जमीनें थी, बहुत खेत हुआ करता था। सभी अधिकार दिए जाते थे इनको, जो मन है वो करो, टैक्स वसूल लो, गरीबों को परेशान करो। तो ये उच्च वर्ग थे, कुलीन वर्ग। उसी में अगर निम्न वर्ग की बात कर लें तो निम्न वर्ग में आता है कृषक वर्ग, खेती करने वाले। अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक जनसंख्या थी इनकी। जनसंख्या के मामले में ये कुलीन वर्ग से कई गुना ज्यादा थे। निम्न वर्ग थे मतलब छोटे लोग थे, गरीब थे ना, जमीनहीन थे। जमीनहीन कहने का मतलब है खेती करने के लिए भी जमीन नहीं था इनके पास, जमीन नहीं था, इसलिए वो किराए पे रहते थे। जैसे हम लोग हैं, जमीन नहीं है दिल्ली में तो कहाँ रहते हैं? किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। जमीन जो है वो क्या है? लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। तो इसी तरह वहां भी था, जो उच्च जाति के थे मतलब कुलीन वर्ग थे, उनके पास बहुत सारे जमीन, और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके पास जमीन ही नहीं, रेंट पे रहना, दूसरे के यहाँ मजदूरी करना। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे इनको, कोई भी अधिकार नहीं था। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था, सभी लोगों को समान पदवी नहीं मिला हुआ था। सभी लोग यूरोप में रहने के बावजूद भी समान नहीं थे, किसी को ज्यादा पावर, किसी को कम पावर। आज अगर कोई व्यक्ति उठे कहेगा कि ए किसको वोट दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी को, तो हम 5 वोट देंगे। क्यों भाई, क्यों 5 वोट दोगे? हम करोड़पति हैं। ऐसा हो सकता है क्या? करोड़पति है तो क्या है, संविधान ने तुमको ऐसा थोड़ी ना बोला है कि तू अगर करोड़पति है तो तू 5 को वोट देगा? नहीं, भारत में रहने वाले सभी लोग समान है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। चाहे वो इस देश का रिक्शा चलाने वाला हो या इस देश का अंबानी हो, सभी को कितना वोट देने का अधिकार है? सिर्फ और सिर्फ 1 वोट देने का अधिकार। अब हम बात कर लेते हैं नया मध्य वर्ग के बारे में। देखिए 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह नया वर्ग था मध्य वर्ग। अब इसमें मध्य वर्ग मतलब क्या था? इसमें लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। जो मध्य वर्ग के लोग थे ना, वो शिक्षक थे, डॉक्टर थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे। तो ये बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना। डॉक्टर बेवकूफ होता है क्या? पढ़ लिख के आता है भाई। टीचर बेवकूफ होता है क्या? पढ़ा लिखा होता है। व्यापारी बेवकूफ होता है क्या? जो इतना बिजनेस करता है वो बेवकूफ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इनके पढ़े लिखे होने के कारण
इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया और इसी पढ़े लिखे वर्ग को हम नया मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। जब लोग एक दूसरे से बात करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, बात विचार विमर्श करने लगे, तो ये विचार फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हो गई। सबसे पहला क्रांति फ्रांस की क्रांति 1789 में इसी वजह से हुआ था। तीसरा पॉइंट है, इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं किया गया। अब देखो, एक राज्य के अंदर अगर हम बिहार की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो बिहार में तो कई सारे वो है ना, डिस्ट्रिक्ट है ना, जिला है ना, तो एक जिला से दूसरे जिला के बीच में तो बॉर्डर लगता है, तो इसके अंदर की तो सीमा शुल्क खत्म कर दिया, लेकिन भारत देश में कई राज्य भी तो हैं, टोटल 28 राज्य है ना। इस राज्य से राज्य के सीमा शुल्क को खत्म नहीं किया गया था। इसके लिए फिर क्या हुआ, संगठन बनाया गया, लोगों का ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम रखा गया जॉलवेराइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है। जितने भी शुल्क अवरोध थे, जितने भी टैक्सेस थे राज्य से राज्य के बीच में लगने वाला, उन सभी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसने, जॉलवेराइन नामक संस्था ने इन्हें समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। पहले जो हर एक राज्य में मुद्रा थी, हर एक राज्य का अपना करेंसी था, उसको खत्म कर दिया। कितना था पहले, 30 से ज्यादा मुद्रा था, उन सभी को खत्म करके 2 रखा गया, मतलब 28 मुद्राओं को तो खत्म कर दिया, करेंसी को, पैसे को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिसके पास धन था वही वोट दे सकते थे। नेपोलियन ने जो संहिता बनाया 1804 में, उसमें तो इसने यही लिखा था ना कि जो व्यक्ति धनवान है, पैसे वाला है, वही वोट दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉलवेराइन के बारे में। यह एक जर्मन शुल्क संघ था जो टैक्सेज वसूलते थे, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य ही शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई। सिर्फ 2 मुद्राएं थे, जो पहले 30 हुआ करता था उसे घटा के अब 2 कर दिया गया। अब यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जर्मनी जो था यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक भी था। अब हम बात करेंगे 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। पॉइंट है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, पहली क्रांति थी ये। इससे फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया और वहां पे फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में सत्ता आ गई। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। कमेंट करके आप बताइएगा उस निरंकुश शासक का नाम क्या था। दूसरा पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसे अनेक कदम उठा लिए, जब से ये राजा बना था लुई 16, तब से ही ऐसे ऐसे वो काम कर रहा था जिसने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इससे आपस में फ्रांस के लोगों के बीच ना मतलब दोस्ती हुआ, गहनता हुआ, ये आपस में एक दूसरे के करीब आने लगे। तीसरा पॉइंट है, बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता या फिर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत के दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। नेपोलियन ने जो अपनी संहिता निकाली उसमें भी बहुत सारे इसने सुधार किए थे, जैसे कि पहले जितने भी लोगों के ऊपर टैक्सेस थे वो टैक्सेस को खत्म कर दिया, जितने भी मंदिरों को बंद किया गया था क्रिश्चियनों का उन सभी को खुलवा दिया। इसके अलावा जितने लोग पढ़े लिखे थे उनके एडुकेशन के हिसाब से उनको नौकरी देना शुरू किया। हालांकि हर चीज में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होता है, तो इसमें भी माइनस पॉइंट था कि जो धनी लोग थे वही वोट देने के अधिकार रखते थे। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। ये जितने भी कदम उठाए गए थे सामूहिक पहचान बनाने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने इससे पहले काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लिया है, जिसमें हमने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा है, जॉलवेराइन को पढ़ा है, उदारवादी राष्ट्रवाद को पढ़ा है, नया मध्य वर्ग को पढ़ा है, निम्न वर्ग को पढ़ा है, उच्च कुलीन वर्ग को पढ़ा है, यूरोपीय समाज की संरचना कैसे हुई इसको पढ़ा, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति, नागरिक संहिता,
वियना की संधि, उदारवादियों की क्रांति, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इधर के, इन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो है सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। सबसे पहले देखिए कि प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया। प्रत्येक राज्य से, जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग राज्यों में ये विभाजित था, ऐसे में प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल को चुना गया, एक मुख्य रूप से एक व्यक्ति को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जब इनका प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने सामूहिक पहचान बनाने के लिए, अपने ग्रुप का पहचान बनाने के लिए स्टेट जनरल को चुना और उसके बाद उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरा है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। वहां का जो फ्रेंच भाषा था ना, उसे ही बोला गया। जैसे हमारे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, ऐसे ही वहां पे फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। तीसरा था एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक मतलब पुलिस बल के द्वारा जो संविधान होता है, जो कानून होता है, वो वहां पे रहने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसा था और सबको समान कानून अनुभव हो। मतलब ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है। अब कोई अमीर व्यक्ति किसी के पेट में चाकू मार दिया, वो मर गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कोई गरीब व्यक्ति कुछ नहीं भी कर रहा है तो उसे अलग अलग तरह के सजा मिल रहे हैं, नहीं। जो कानून बनाया गया ना, वहां पे मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए बिल्कुल एक समान था। अगला पॉइंट हमारा कहता है आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात मतलब होता है एक जगह, एक राज्य के अंदर व्यापार करने के लिए सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है, दूसरे जगह के सामान को एक जगह यहां तक लाया जाता है, तो इसके बीच में जो शुल्क लगता था, जो पैसा लगता था, जो टैक्स लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया और हर जगह पर एक भार एक माप के समान व्यवस्था को लागू किया गया। मतलब एक जैसा वजन हर जगह होगा, इस व्यवस्था को वहां पे लागू किया गया। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया। स्कूल के बच्चे भी ना अपना एक ग्रुप बना लिए। जब देखा कि सब पूरा एकदम ग्रुपे ग्रुप चल रहा है तो स्कूल कॉलेज का बच्चा भी अपना खड़ा होकर अपना एक क्लब बना लिया, जिसका नाम रखा जैकोबीन क्लब। एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है जैकोबीन क्लब से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे जिस समय फ्रांस के अंदर इस तरह का तहलका चल रहा था ना, उसी समय उस समय के स्कूल और कॉलेज के छात्राओं ने मिलकर अपना खुद का एक संगठन तैयार किया, जिसका नाम रखा जैकोबीन क्लब। पॉइंट हमारा कहता है फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर मतलब अपना समर्थन देके हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, ताकि वहां पे भी लोगों को जाके जागृत किया जाए, समझाया जाए कि लोकतंत्र बढ़िया है, राजतंत्र अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने इस कदम को मतलब सामूहिक रूप से पहचान दिया, जिससे पूरी दुनिया उनको जानने लगी। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी। फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और राष्ट्रवाद जो है उसकी विशेषता क्या है, क्या क्या खूबियां हैं। तो देखिए, संविधान आधारित शासन था। जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, राष्ट्रवाद की भावना जगी, राजा का सत्ता चला गया, उसके बाद क्या बना, सभी के लिए समान कानून वाला महत्व हो गया कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनको एक समान नजर से देखा जाएगा। दूसरा है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी विचारधारा। सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, आपस में एक जगह पे रह के सभी एक जैसे रह के मिलजुल के अपने देश को आगे चलाएंगे, इसी भावना को तो हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। तीसरा है नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा। उन्होंने अपने देश के समर्थन में, देश के पहचान के लिए नया तिरंगा झंडा का निर्माण किया। इसके अलावा नेशनल असेंबली का गठन हुआ। सामूहिक पहचान वाले टॉपिक में अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, नेशनल असेंबली को बनाया था। तो यही बात है यहाँ पे भी। इसके अलावा
आंतरिक आयात शुल्क और निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। जितने भी टैक्स लगते थे व्यापार करने में इधर से उधर, वो सभी को समाप्त कर दिया। माप तौल की समान व्यवस्था हो गई, मतलब सारे जगह पर एक ही तरह के माप तौल की व्यवस्था लागू की गई। इसके अलावा फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। तो ये सारी चीजें हमने पहले वाले टॉपिक में भी पढ़े थे, जो इसकी विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। किसके? फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद के विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे नेपोलियन कौन था। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। 9th क्लास के फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़ा था। तो नेपोलियन का जो जन्म है वो 15 अगस्त 1769 को हुआ, कोई डाउट नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। नेपोलियन एक महान सम्राट था, इस पे भी कोई डाउट नहीं है, हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ लिया था। अपने व्यक्तित्व और कार्यों को पूरे यूरोप के इतिहास में प्रभावित किया। वो इतना शक्तिशाली था, इतना अच्छा राजा था कि उस समय पूरा यूरोप उसके अच्छे गुण से प्रभावित था। लोग उसको पसंद करते थे। अपनी योग्यता के बल पर, अपने दम पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। मात्र और मात्र 24 वर्ष की आयु में ही वो सेनापति बन गया। उसने कितने ही युद्धों में, बहुत से बहुत युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। जितना भी युद्ध लड़ता था ना नेपोलियन, वो जीतता था और भरपूर लोकप्रियता हासिल कर ली। सबसे ज्यादा लोकप्रिय उस समय का बन गया और पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा, और आगे चल के यही सेनापति फ्रांस का राजा भी बना। याद रखिएगा, फ्रांस का शासक भी बना, राजा भी बना। हम बात करेंगे नेपोलियन के शासन काल के बारे में। नेपोलियन ने कब से कब तक शासन किया है? तो जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को स्थापित कर दिया। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ। सबसे पहले तो देख लिए कि नेपोलियन की जब शासन व्यवस्था आई तो उसने जब फ्रांस में शासन चलाना शुरू किया, राजा जब बन गया तो प्रजातंत्र को हटा दिया, मतलब जो डेमोक्रेटिक था पहले उसको हटाकर फिर से राजतंत्र लगा दिया, मतलब राजा के द्वारा शासन किया जाएगा। इसके अलावा उसने व्यापार पर लगने वाले टैक्स में बहुत ज्यादा छूट दिया, जिससे व्यापार और ज्यादा बढ़ा। राष्ट्रवादी विचारों को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पे कब्जा भी किया। युद्ध करके उन क्षेत्रों को अपने अंदर बढ़ा लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अपने देश के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जबरन कर बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, दूसरे पर कब्जा करना, भर्ती करना सेना में, ये सब अनेक कानून वहां पे उन्होंने बना दिया। 1804 में नेपोलियन संहिता आया था, जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसे 1804 में लागू किया गया। इसमें जन्म पर आधारित जितने भी विशेषाधिकार थे, फ्रांस के क्रांति के अंदर आपको पता है कि पूरी दुनिया को फ्रांस के अंदर 3 भागों में बांट दिया गया था। जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग थे उनको जन्म से ही बहुत सारे फैसिलिटी मिलने शुरू हो जाते थे। लेकिन 1804 वाला जो नेपोलियन का आया अपना नियम कानून, उसमें उस सब को समाप्त कर दिया गया। इसमें न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। सभी व्यक्तियों को समान न्याय व्यवस्था, समान संपत्ति व्यवस्था को मुहैया करवाने की कोशिश की। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब हम बात करेंगे 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी 1804 में जो नागरिक संहिता नेपोलियन लेके आया था? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। जो जन्म के आधार पर उनको विशेषाधिकार प्राप्त था उन सभी को समाप्त कर दिया गया। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। सभी को एक समान माना गया। कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, कोई भी गरीब नहीं, कोई भी अमीर नहीं, कोई भी छुआछूत नहीं, सभी जो है वो एक समान रहेंगे। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। जितने भी ये पुलिस बल वाले कार्य थे ना, जितने भी प्रशासनिक कार्य थे ना, उन सभी को सरल बनाया, इजी किया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो गरीबों पर अत्याचार करते थे, उनके व्यवस्था को समाप्त किया। किसानों ने भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिल गया। किसान जो थे, जिनको बड़े बड़े जमींदार ने इंटरेस्ट पे पैसा दे रखा था, उनसे सूद वसूलता था, उनसे लगान वसूलता था, उन सभी को भी नेपोलियन बोनापार्ट के संहिता में समाप्त कर दिया गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों को नियंत्रणों से हटा दिया गया। जितने भी ये संघ बना के बैठे हुए थे कारीगरों का, जितने भी ग्रुप बना के बैठे हुए थे, इन सभी को भी नेपोलियन बोनापार्ट के 1804 की संहिता में समाप्त कर दिया गया था।
पॉइंट हमारा कह रहा है जागीरदारी क्या होता है, जागीरदारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जागीरदारी का क्या मतलब था, इस जब भी जागीरदारी की बात आएगी तो आपको बताना है कि इस पद्धति के द्वारा किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में किसको देना होता था, सरकार को देना पड़ता था। इसी को हम जागीरदारी कहते हैं। वहीं पे रूढ़िवाद को समझ लेते हैं। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित स्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, जो अपनी पुरानी संस्कृतियों पर जोर देता है। बात जब रूढ़िवाद की आएगी तो याद रखना, रूढ़िवाद जो है वो नए समय को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि पुराने समय को, जो पहले के समय थे, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे पूजा पाठ के तरीके थे, जो हमारा खान पान पहनावा था, इन सभी चीजों को सपोर्ट किया जाता है। तेज बदलाव के वजह से, मतलब कि ये बहुत ज्यादा तेजी से ना किसी भी प्रकार के बदलाव को नहीं चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये विकास हो जाए, बहुत जल्दी सड़क बन जाए, बहुत जल्दी मॉल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। नहीं, धीरे धीरे, आराम आराम से करो, धीरे धीरे के विकास को ये प्राथमिकता देते हैं। कौन? रूढ़िवाद। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा 1815 के बाद, 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 के बाद क्या हुआ यूरोप में रूढ़िवाद में, तो 1815 में नेपोलियन की हार हो गई थी। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया था। हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। मतलब यूरोप के जो लोग थे वो फिर से रूढ़िवाद संस्कृतियों को अपनाने लगे। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितना भी बदलाव हुआ था, जितने भी चीजों के अंदर चेंजिंग किया था नेपोलियन ने, उन सभी को फिर से क्या किया, खत्म कर दिया, वापस पहले रूढ़िवाद की व्यवस्था की तरह ही ले आए, जिसके लिए एक समझौता भी किया गया। और इसी समझौता का नाम वियना समझौता या वियना संधि के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, वियना समझौता या वियना संधि। तो आप बताएंगे, ये जो वाटरलू के लड़ाई के बाद जब नेपोलियन का हार हो गया, तो उसके बाद फिर से वापस यूरोप के लोग जो हैं वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति को अपनाने लगे। और नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया, और इसके लिए एक समझौता किया गया जिसे हम वियना समझौता या वियना संधि के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है वियना कांग्रेस क्या था। तो 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति, ये सब क्या किए थे, मतलब कि अगर वियना कांग्रेस की बात करेंगे तो ये देखिए, ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियों ने क्या किया था, नेपोलियन को हराया था। अकेले नेपोलियन को हराने के लिए उस समय की महाशक्तियां सब एक साथ आ गई, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए थे, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यू मेट्रिक ने किया था। ये इसी को हम वियना कांग्रेस कहते हैं। ये जो इतने देश के जो शासक सब वहां पे इकट्ठा होकर आपस में मीटिंग किए कि कैसे हमें अब नेपोलियन को हराना है, इसी को हम वियना कांग्रेस के रूप में जानते हैं। और उसको गाइड कौन किया था, तो इसको गाइड किया था ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। यहाँ पे इस संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। कौन कौन से निर्णय लिया गया, तो पहला तो फ्रांस की सीमाओं पर कोई राज्य स्थापित कर दिया गया, मतलब कि कई प्रकार के फ्रांस की सीमाओं पर राज्य बना दिया गया, जिससे भविष्य में फ्रांस जो है वो अपना विस्तार ना कर सके। ये नहीं कि फिर आगे जाके वो दूसरे देशों पर हमला करे, इसके लिए उसके बॉर्डर बॉर्डर पे बहुत सारे राज्यों को स्थापित किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। लुई 16वां जो था वो किसके वंश का था, बुर्बो वंश का था, उसे वापस फिर सत्ता में लाया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया, मतलब राजा के द्वारा सुशासन होगा, इसी को वापस फिर से जारी रखा गया। अब हम बात करेंगे 1815 की वियना संधि की विशेषताएं क्या क्या थी। 1815 में जो वियना संधि हुई, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो पहला तो था कि फ्रांस में बुर्बो राज की पुनर्स्थापना हुई। जिस राजवंश की शुरुआत से फ्रांस की क्रांति होनी शुरू हुई, वापस उसी की स्थापना फिर से हुआ। दूसरा था, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, पुराना वही रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से लाने के लिए फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, फ्रांस ने उन इलाकों से आधिपत्य भी खो दिया, वैसे इलाकों से इन्होंने अपना
आधिपत्य खो दिया, जिसको नेपोलियन ने कब्जा किया था, उस समय जीता था युद्ध करके, उन सभी से इनके हाथ से निकल गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के लिए नए राज्यों की स्थापना कर दी। ये हमने पहले भी वाले स्लाइड में पढ़ा था कि फ्रांस की जो सीमा था ना, जो बॉर्डर लाइन था ना, इस पे नए राज्यों की स्थापना कर दी गई कि आगे इन फ्यूचर में कभी भी फ्रांस अपने राज्य का विस्तार ना कर सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है में क्रांतिकारी। यूरोप में क्रांतिकारी से क्या समझते हैं? तो क्रांतिकारियों ने जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उन्होंने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का स्थापना किया, छुपा हुआ समाज का स्थापना किया और राष्ट्रवाद को फिर से बढ़ावा देने के लिए हवा दी। वियना संधि का विरोध किया, क्योंकि वियना संधि में बहुत सारे रूढ़िवादी व्यवस्था को ही वापस कायम करने की बात हो रही थी। स्वतंत्रता के लिए लड़ने की बात की। तो ये क्या हुआ? ये यूरोप के क्रांतिकारी दल के बारे में है, जिन्होंने वापस पुनः ये जितने भी बदलाव हुए थे उनको नेपोलियन के टाइप के लाने की कोशिश किया जा रहा था। तो इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने क्रांतिकारियों को सब मिला के अंदर ही अंदर अपना एक ग्रुप बनाया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, वियना संधि का विरोध भी किया और स्वतंत्रता से लड़ने के लिए, मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए इन्होंने अपनी बातों को फिर से बढ़ाना शुरू किया। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। 1830 का बात है। ये जो साल था ना, वो कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी। इस दौरान जो है वो अकाल जैसा माहौल बन गया था और युवा पीढ़ी, यहाँ पे जो होगा युवा पीढ़ी सब बेरोजगार थे, किसी के पास कोई काम नहीं था। भूख, दरिद्रता, चारों तरफ महामारी, बीमारी, ये सब बढ़ रहा था। कारण क्या था? जनसंख्या बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा था। 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, ऐसे जनसंख्या बढ़ रहा था। लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए। लोगों को लगा कि अब गांव में तो कोई उपाय है ही नहीं, तो अब वो शहर में जाकर रहने का, वहां पे अपने जीवन यापन को चलाने का, नौकरी करने के लिए सोचने लगा। बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, किसी के पास काम नहीं था। बूढ़े, जवान, बच्चे, औरत, महिला, किसी के पास कोई काम ही नहीं था। और जब काम नहीं होगा तो पैसे कहां से आएंगे? और जब पैसे नहीं होंगे तो हम राशन कैसे खरीदेंगे, खाएंगे कैसे? ये कारण से ही यहाँ पे जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी साल के दौरान क्या हुआ? भी बर्बाद हो गया। जितने भी किसानों ने खेती कर रखा था वो फसल बर्बाद हो गया। जिसने खाने की जो कीमतें थी, जो खाने की सामग्री की कीमतें थी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद हो गए। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब घर में आदमी सब भूखा है, मर रहा है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो आदमी सरकार के खिलाफ तो विद्रोह करेगा ही ना। लोग सड़कों पर उतर आए, मतलब घर छोड़ के वो लोग सड़कों पे आ गए और जगह जगह अवरोध लगाया, बैरिकेड्स कर दिए, पुलिस को आने जाने से रोका गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसी विद्रोह को हम कृषक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। यूरोपियन सरकार को अब गणतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे, जब गणतंत्रता को घोषित कर दिया गया तो इसके बाद क्या क्या बदलाव हुए। तो 21 साल के अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। जितने भी 21 साल से ऊपर के लोग थे, अब वो मत दे सकते थे। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। सबको बोला गया कि अब आप सभी को रोजगार मिलेगा। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध करवाए गए, कारखानों को खोला गया, उद्योगों को लगाया गया। सभी धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। तब जाके धीरे धीरे वहां पे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो गई। हम बात करेंगे नारीवाद के बारे में। नारीवाद की यह धारणा है कि समाज पुरुष दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। नारियां जो थी, महिलाएं जो थी, वो ये कह रही थी कि हमारे समाज में या पूरे कहीं के समाज में पुरुष को ज्यादा वैल्यू मिलता है महिलाओं की अपेक्षा। और इन पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं के साथ भेदभाव और अन्याय होता है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पितृसत्तात्मक होता क्या है। पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है जहां पे पिता के वंश को चलाया जाता है। जैसे कि मेरे पिताजी के बाद हम अपने घर के मुखिया होंगे, हमारे बाद हमारा बेटा होगा, ना कि बेटी होगी। तो जहां पे पिताजी के मुख्य कार्य होते हैं, जैसा कि नॉर्मली हमारे यहाँ परिवारों में चलता है, इसे हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और महिलाओं का कहना था कि पितृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है। इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पारस्परिक अवसर और परिणाम स्थापित करना शामिल है, जो पुरुषों के लिए समान हो। इसके बाद महिलाओं ने क्या कहा? जैसे पुरुषों को पढ़ाया जाता है, जैसे पुरुषों को
आगे नौकरी दिया जाता है। जैसे पुरुषों को चुनाव वगैरह में, राजनीति में लड़ने का अधिकार, वैसे महिलाओं को भी होना चाहिए। समान अवसर प्राप्त होना चाहिए पुरुषों और महिलाओं को। जैसा कि आज हम अभी वर्तमान समय में भारत में क्या देख रहे हैं कि लड़का और लड़की में कोई अंतर है? जो काम लड़का कर सकता है वही काम लड़की भी तो कर सकती है ना। ऐसे ही समान अवसर की बात नारीवाद के समय में वहां पे किया गया था। अब पॉइंट हमारा कहता है जर्मनी का एकीकरण। अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। वीवीआई पॉइंट रहेगा जर्मनी का एकीकरण। पहला पॉइंट है 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश किया कि वो जर्मनी का एकीकरण कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो कर भी नहीं पाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर हमेशा से दबा दी। वहां के जो राजा हुआ करते थे और जो फौज हुआ करते थे वो जर्मनी का एकीकरण होने ही नहीं देते थे। उसके बाद प्रसा ने ये भार अपने ऊपर लेते हुए वो जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेगा। किसने भार लिया? प्रसा ने लिया, क्योंकि जर्मनी अलग अलग भागों में टूटा हुआ था। तो प्रसा जो था उस समय का शक्तिशाली राष्ट्र था, उसने कहा कि मैं जर्मनी का एकीकरण करूंगा और उसने इसका भार खुद के ऊपर लिया। दूसरा पॉइंट है, उस समय प्रसा का मुख्यमंत्री ऑटो मन बिस्मार्क था। इसकी वजह से प्रसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई। प्रसा को इन सभी को एकीकरण करने के लिए 7 वर्ष के दौरान ही ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3-3 युद्ध करने पड़े। लेकिन खुशी की बात यह थी कि प्रसा ये तीनों युद्ध जीत गया और इन तीनों देशों को हरा के एक बार फिर से यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता हासिल किया। तीसरा पॉइंट हमारा है 1871 में केशव विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। जब ये 3-3 देशों को जब हरा दिया तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे देश तो इसे शक्तिशाली ही समझेंगे ना। तो अब ये महाशक्ति के रूप में उभरा। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। जब नए जर्मनी का स्थापना हुआ तो उसके बाद यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी लाना शुरू किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। अब हम इटली के एकीकरण की बात कर लेते हैं। तो इटली जो था वो जर्मनी के तरह ही अलग अलग भागों में बांटा हुआ था, मतलब 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जिउसेppe मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया और 1830 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह जो है यहाँ पे असफल हो गया, मतलब सफलता नहीं हाथ लगी, इटली का एकीकरण नहीं हुआ। लेकिन 1859 में फ्रांस ने सार्निया, पिगमॉन्ट और एक चतुर कूटनीतिक संधि के तहत उन्होंने ऑस्ट्रियाई वालों को हरा दिया, मतलब दूसरे देशों को युद्ध में हरा दिया। और 1861 में एमेनुएल द्वितीय ने इटली का एकीकृत किया और फिर उसे वहां का राजा भी घोषित कर दिया। जैसे यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण हुआ वैसे ही नीचे फिर इटली का एकीकरण हुआ। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, वीवीआई पॉइंट्स है, ये आपको कॉलेज तक पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप आर्ट्स से आगे पढ़ाई करते हैं तो आपको कॉलेज तक इसका पीछा नहीं छूटेगा, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, इसलिए इसे आप सही तरीके से समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जिउसेppe मैत्सिनी के बारे में। तो जिउसेppe मैत्सिनी कौन था जिसने इटली का एकीकरण किया? तो इसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। कुछ समय बाद यह कार्बोनरी में गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, मतलब खुफिया जानकारी को हासिल करने वाला। 24 साल की युवावस्था में ल्यूवेरिया में क्रांति करने के लिए उसे 1831 में देश से निकाल दिया गया। क्रांतिकारी करने के मतलब अपने देश के खिलाफ ही अपने जनता को भड़काने के लिए, मतलब वो अच्छाई मांग कर रहा था, लेकिन वहां के जो उस समय के नेता थे और पुलिस थे उसको ये अच्छा नहीं लगा और उसे 1831 में क्या किया गया? देश से ही निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मॉर्सॉय में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। मैत्सिनी ने इन दोनों ग्रुप को तैयार किया। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध होता था, राजाओं के द्वारा जो शासन होता था ना उसका वो भरपूर विरोध करता था। उसके प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवादियों के मन में डर भर दिया गया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मेटरनिक ने क्या कहा कि ये जो है मैत्सिनी ये अभी के समाज के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। अगला पॉइंट हमारा है काउंट कैमिलो द कावोर, ये भी एक नाम है। यहाँ सार्डिनिया
पिंडमोंट के मुख्यमंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। जब इटली के एकीकरण की बात चल रही थी, 7 जगह में बटा हुआ था, उसको इकट्ठा करने की बात चल रही थी, तो इसी ने वहां पे नेतृत्व भी किया था। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था, कोई ये क्रांतिकारी भी नहीं था, और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, मतलब जनता के द्वारा शासन में भी ये विश्वास नहीं रखता था। फ्रांस के साथ की गई एक चतुर संधि के पीछे काबुल का ही हाथ था। काउंट कैमिलो दे काबुल के साथ ही फ्रांस में एक चतुर संधि हुआ था, मतलब चालाकी से ये संधि पे हस्ताक्षर किया गया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। बात करेंगे जियोसीफे गॉरिबाल्डी के बारे में। यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। इसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया था, मतलब जो खुद से इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते थे ना। होता है ना कि कुछ आर्मी के लोग होते हैं और आर्मी के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो लड़ना चाहते हैं अपने देश के लिए, तो उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके इसने लड़ाइयां लड़ी। 1860 में दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के साथ राज्य में प्रवेश किया और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में भी सफलता हासिल कर ली। वहां के जो स्थानीय किसान थे उसने इसका समर्थन किया। उसने दक्षिण इटली एवं सिसिली के राजा एमेनुएल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार से इटली का एकीकरण संभव हो सका। और फिर जो 60 टुकड़ों में बटा हुआ था इटली, उसे एक जगह इकट्ठा करके एक संपूर्ण इटली, अखंड इटली का निर्माण किया गया। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में। नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। ये राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये ऐसा भावना था कि ऐसा नहीं था कि अभी लड़ाई हुआ और अभी हम कहेंगे नहीं देश के लिए हम मर मिटेंगे, कट मिटेंगे, नहीं। ये बहुत लंबे समय से जगी हुई भावना थी जो इसके अंदर चल रही थी। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले ब्रिटेन को एक राज्य, 18वीं शताब्दी की अगर बात कर ले तो इससे पहले ब्रिटेन की अगर बात करें तो यह एक राष्ट्र राज्य ही नहीं था। इसका राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखा जाता था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश जैसे ढेर सारे समाज थे। बहुत अलग अलग जाति, समाज और वंश के लोग यहाँ पे रहते थे, जिसे हम निर्जातीय कहते हैं। निर्जातीय VVI पॉइंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है निर्जातीय किसे कह सकते हैं, तो बताएंगे ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश जैसे ढेर समाज के लोग रहते थे, इसे हम निर्जातीय कहते हैं। आंगल क्या था? आंगल भी इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए। राष्ट्र ने अपनी शक्ति के विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों एवं द्वीप समूहों पर भी विस्तार प्रारंभ करना शुरू कर दिया। किसने? ब्रिटेन ने। इसे हम आंगल कहते हैं। 1688 में संसद ने राजतंत्र के शक्तियों को ले लिया। संसद ने क्या किया? राजा के शक्तियों को अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का निर्माण किया गया। किसके साथ? 1707 में क्या हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को आपस में जोड़ दिया गया। दोनों अलग अलग देशों को जोड़ के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का निर्माण किया गया। 8वां पॉइंट है 1798 में हुए असफल विद्रोह के साथ 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अभी मैंने बताया था ना कि इंग्लैंड और ये पहले के जो दो देश थे स्कॉटलैंड, इनको मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। लेकिन आगे क्या हुआ कि जबरदस्ती इन लोगों ने आयरलैंड को बलपूर्वक जबरदस्ती अपने अंदर समेट लिया। नए ब्रिटेन का निर्माण हुआ तो उसमें इंग्लैंड भी था, स्कॉटलैंड भी था, आयरलैंड भी था। तो इसके प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। मतलब सबको लग रहा था कि ब्रिटेन बहुत ही बड़ा शक्ति के रूप में उभरा है। अब हम बात करेंगे बाल्कन समस्या के बारे में। 5 नंबर के लिए प्रश्न इंपोर्टेंट है, बाल्कन प्रॉब्लम। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, मतलब अभी के समय का जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, ग्रीस है, मकदूनिया है, क्रोएशिया है, स्लोवाकिया है, सार्बिया आदि देश को शामिल किया गया। ये अभी के वर्तमान देश हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासी थे, जो वहां के रहने वाले थे, उनको स्लाव कहा जाता है। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऑटोमन एक अलग राज्य था जिसके राजा के अंदर इसका आधा से ज्यादा, लगभग बहुत बड़ा हिस्सा उसी के अंदर था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति के साथ साथ काफी विस्फोट हो गए। ये दोनों आपस में टकराने लगे और एक के बाद उसके अधीन जितने भी यूरोपीय राष्ट्रीयता था उसके चंगुल से निकलना शुरू हो गया और वो खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। मैं अब खुद स्वतंत्र देश हूं। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव
राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे क्योंकि सबको यहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाना था, शक्तिशाली दिखाना था। एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके रखना चाहता था, वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कंट्रोल रखना चाहता था। तीसरा पॉइंट कहता है इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, अलग अलग तरह के युद्ध हुए, जिनकी परिणति प्रथम युद्ध के रूप में हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ था। ये दिन याद रखिएगा, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं के कारण यहाँ पे इनकी जो नीति थी वो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। एक विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या मारी गई और 5 से 7 करोड़ लोग जो थे वो अपंग हो गए, लुल्ले लंगड़े आने काने ऐसे हो गए। तो हम बात करेंगे साम्राज्यवाद के बारे में। तो जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, जब कोई कंट्री अपने कंट्री के शक्ति को बढ़ाता है, मतलब अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है, जैसे आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके भूमि पर विजय करता है, दूसरे कंट्री पे अटैक करके उस पे विजय प्राप्त करता है, जीतता है, या फिर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व थोपने के माध्यम से अन्य देशों पर किसी देश के प्रभुत्व का विस्तार साम्राज्यवाद कहलाता है। ध्यान समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, हमेशा पूछा जाएगा। जब कोई देश दूसरे देश पर अपने आर्मी की मदद से, अपने शक्ति के मदद से, अपने राजनीति के मदद से, अपने किसी अन्य शक्ति के मदद से, कूटनीति के मदद से अगर उस देश पर अपना प्रभाव जमाता है, उसके जमीन पर अपना विस्तार करता है, तो यह हमारा साम्राज्यवाद कहलाएगा। अपने उद्योगपतियों के लाभ के लिए साम्राज्यवादी सत्ता देशों के लोगों, संसाधनों और व्यापार का शोषण करती है। अपने देश के पूंजीपतियों के लाभ के लिए वो दूसरे के देशों के रिसोर्सेज का, संसाधन का शोषण करता है, उससे ज्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे फिर उसे अपने अधीन कर लेता है। जैसे इंग्लैंड वालों ने हमारे भारतीय लोगों को कैसे अधीन किया था, ऐसे ही किया था ना। व्यापार करने आए, धीरे धीरे शोषण करना शुरू किया, फिर राजाओं को भगा दिया और फिर पूरे देश पर अपना हुकूमत कर लिया। और फिर क्या किया, हमारे यहाँ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को लूट के कंगाल बना दिया। यहाँ के मजबूत मजबूत लकड़ियों को ले गया, सोने चांदी को ले गया, मूर्तियों को ले गया, मंदिरों को लूटा, हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया, हमारे जमीनों को बंजर बनाया। तो ये सब क्यों किया, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ना। इसे ही हम साम्राज्यवाद के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है रूपक। रूपक किसे कहते हैं, जब किसी निराकार विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है, बताने के लिए, उसको पहचान दिलाने के लिए अगर किसी बिंदु के तरफ इंगित किया जाता है तो उसे हम रूपक कहते हैं। रूपक कहने का मतलब है चिन्ह बनाना, किसी चीज के लिए चिन्ह बनाना। जैसे हम कहेंगे, मतलब किसी व्यक्ति की तरफ देख के कोई इशारा करते हैं, उसका मतलब कुछ ना कुछ होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति की तरफ देख के बोले, मतलब वो बेकार है, उसके बातों का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ही होता है ना। तो इस तरह के चीजों को इंगित करने वाले चीजों को हम रूपक कहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के रूपक का प्रयोग राष्ट्रपति भावना के विकास को मजबूत बनाने के लिए किया जाने लगा। तो यहाँ पे रूपक का मतलब यही था। अब हम बात करेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में। राष्ट्र के दृश्य कल्पना से आप क्या समझते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र के कुछ यूं चिन्हित किया, राष्ट्र को कुछ यूं बताया, जैसे कोई व्यक्ति हो, जैसे कोई इंसान हो। इन्होंने राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया। हमारे भारत में हम भारत को माता कह के बोलते हैं ना, ऐसे ही इन्होंने भी अपने राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया, महिला के रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, कोई महिला नहीं थी, बस ऐसे ही दिमागी कल्पना के रूप में एक महिला का। अब जैसे हमारे देश में राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, भोलेनाथ है, तो कभी किसी ने देखा है क्या। हमारी कल्पना ही है ना कि हाँ राम जी ऐसे होते होंगे, कृष्ण जी ऐसे होते होंगे, भोले बाबा ऐसे होते होंगे, ब्रह्मा जी के 3-3 मुंह हैं, रावण ऐसा था। तो ये हमारी कल्पना ही तो है, हम अपनी कल्पना के हिसाब से इन पोस्टरों का निर्माण करते हैं। बल्कि यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का
प्रयास भी था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया। जिस तस्वीर को सबके सामने लाया गया, जिस कल्पना वाली तस्वीर को सबके सामने लाया गया, जो महिलाओं के रूप में था, उसका नाम क्या रखा गया? मारियाना रखा गया, जिसे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया और इस प्रकार जार्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रवाद हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ, तो आखिर इसमें महिलाओं का क्या योगदान था? महिलाओं ने अपना क्या क्या योगदान दिया? तो देखिए, राजनीतिक संगठन का निर्माण हुआ। राजनीतिक संगठन मतलब राजनीति से जुड़े हुए पॉलिटिकल पार्टी सब का निर्माण हुआ। समाचार पत्रों का प्रकाशन होना शुरू हुआ, इसमें महिलाओं का हाथ था। मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया इन्होंने, वोट देने के लिए इन्होंने संघर्ष किया और इनको फिर वोट देने का अधिकार प्राप्त भी हो गया था। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, राजनीति के साथ इनका उठना बैठना हुआ, किनका? महिलाओं के साथ। ये प्रदर्शन करने लगी, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खुल के बाहर बोलने लगी। तो ये सारी चीज राष्ट्रवाद में महिलाओं का योगदान के रूप में देखा जाता है। पॉइंट हमारा कहता है विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ। जो ये साइन सब थे ना, उनका अर्थ क्या था? अलग अलग साइन का। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है। टूटी हुई बेड़ियां जो थी, इसका मतलब था आजादी मिलना। जो टूटी हुई बेड़ियां दिखाई जाती थी ना, इसका मतलब हो गया कि अब हम आजाद हो गए। बाज छाप वाला कवच मतलब जर्मन समुदाय के शक्ति का प्रतीक था वो। बलूत पत्तियों का मुकुट, जो सर में मुकुट पहनते हैं, उसका मतलब था वीरता। तलवार का मतलब था मुकाबले की तैयारी, कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा तलवार पर लिपटी जैतून की डाली का मतलब है कि हम शांति की चाह चाहते हैं भाई, हम लड़ना नहीं चाहते। जैसे कि हमको युद्ध लड़ रहा है, तलवार उसके हाथ में, तो जब तक तलवार है तब तक मतलब क्या है? युद्ध लड़ना चाहते हो। लेकिन अगर जैतून के पत्ती की डाली उस पर लपेट के सामने रख दो, तो आगे वाला समझ जाता था कि अब भाई ये युद्ध नहीं करना चाहता, अब ये शांति चाहता है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, तो ये उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, उनका तिरंगा के रूप में जाना जाता था। उगते हुए सूर्य की किरणें, तो यह एक नए युग की शुरुआत की बता रहा था। मतलब ये जो प्रतीक जो था ना, वो ऐसे ऐसे वहां पे बताया जा रहा था। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर जो है आपका यहाँ पे समाप्त हो गया और चैप्टर में पूरे डिटेल्स में सब कुछ बताया गया है। आपको वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपके सिलेबस से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझा दिया है। चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री, चैप्टर 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट्स के रूप में भी आप देख सकते हैं, पूरे बुक का डिटेल्स इसमें दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।